नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटा है। राजधानी में चलती कार से एक युवती को फेंकने की खबर सामने आई, जिसके बाद विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल उठाए। इसके साथ ही बीजेपी ने प्रदेश में नशे के कारोबार और माफिया को राजनीतिक संरक्षण देने और छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बनाने तक का आरोप लगा दिया। उधर पलटवार में कांग्रेस ने बीजेपी को उनके 15 साल के शासन का आईना दिखा दिया। तो क्या वाकई में छत्तीसगढ़ अब अपराध गढ़ बन रहा है या ये सिर्फ सियासत के लिए हो रहा है? आइए देखते हैं और करते हैं इसी पर आपकी बात। तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर बहुत गंभीर आरोप बीजेपी लगा रही है। साथ ही साथ कांग्रेस इसे लेकर पूरी तरह से इन्हें निराधार करार देने में जुटी हुई है। सबसे पहले दोनों बयान सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, इसके पहले एक घटना आपके भिलाई की हुई थी कि भिलाई में अनाचार के बाद उस लड़की को गाड़ी से धक्का देना, और आज जिस प्रकार के मामले आए हैं, मैंने इसीलिए कहा कि ऐसा लगता है कि इस प्रदेश में गृह मंत्री नाम के कोई चीज नहीं है कि इतनी घटना आ जाती है, लेकिन एक वक्तव्य उनका आप सुनने के लिए तरस जाओगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। लगातार घटनाएं बढ़ रही है, नक्सलवाद की घटनाएं बढ़ रही है, आज तक सिलेगर जाने की उनको फुर्सत नहीं मिली है। इस प्रकार से इस प्रदेश में स्थिति चलेगी तो आने वाले समय में भगवान भरोसा है, हम जो दूसरों प्रदेश के हालात सुनते थे उससे बदतर स्थिति छत्तीसगढ़ के बनती जा रही है। देखो, कानून तो अपने हिसाब से राज्य सरकार में स्थिति नियंत्रण में है, और कोई भी जितनी भी घटनाएं आप देखते हैं सब में त्वरित कार्रवाई होती है। ऐसा कोई भी मामला अब तक सामने नहीं आया जिसमें अपराधी पकड़े ना गए हों। बाकायदा कार्रवाई चल रही है और ठीक से चल रही है। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल? हम सवाल आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए ये सवाल। शांति का टापू बना अपराध गढ़, बीजेपी आरोप रही है मड़। शराब की मंडी, तस्करी का प्रवेश द्वार, आखिर क्या कर रही है सरकार? यह सवाल पूछ रही है बीजेपी। हत्या माफिया राज पर सवाल या महज सियासी बवाल? ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में हालात खराब हैं? छत्तीसगढ़ में बढ़ते क्राइम पर सदन में संग्राम, या यह सिर्फ सियासत के लिए हो रहा है? क्या छत्तीसगढ़ में लोगों को डर लग रहा है या सिर्फ बीजेपी इसे सियासी तौर पर एक टूल बनाकर कांग्रेस की सरकार पर निशाना साध रही है? ये तमाम वो सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। और क्यों उठ रहे हैं आपको बता दें। शराब जो है उसे लेकर के कांग्रेस ने वादा किया था कि शराबबंदी करवाएंगे। गंगा जल हाथ में लेकर के कहा जाता है कि तमाम लोगों ने कहा था, कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम शराबबंदी करेंगे अगर सरकार में आते हैं। लेकिन हुआ क्या? कोरोना काल में शराब की होम डिलीवरी हो गई, ऑनलाइन शराब बिकी। शराबबंदी को लेकर के एक कमेटी बनी, 2-2.5 साल हो गए, इस कमेटी की एक बैठक नहीं हुई। कांग्रेस कहती है बीजेपी वाले नहीं आ रहे उस बैठक में, इसलिए बैठक नहीं हो रही। और बीजेपी कहती है कि हमसे पूछकर शराबबंदी का वादा किया था। क्या कीजिए शराबबंदी, इस काम में आप हमें क्यों बुला रहे हैं? हम तो तैयार हैं, शराबबंदी आप करेंगे तो हम स्वागत करेंगे। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सुंदरानी जी, आपका स्वागत है। रवि, वही वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। सबसे पहले मैं सीधे रुख करूंगा सुंदरानी जी, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर, कानून व्यवस्था कहां आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में गड़बड़ है? क्या तथ्य हैं कोई या सिर्फ आरोप हैं? यह भी जनता जानना चाहती है। साफ तथ्यात्मक बात करते हैं, हम विधानसभा के आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं। और हम जो राजधानी की स्थिति है, चोरी, हत्या, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं जिस प्रकार चरम पे है, अगर मैं बात करूं सामूहिक हत्या की तो 94 घटनाएं सामूहिक हत्या की हुई है पूरे 2.5 साल में। अगर मैं बात करूं आत्महत्या की तो 19,000 से अधिक प्रकरण आत्महत्या के दर्ज हुए हैं 2.5 साल में। और अगर महिलाओं के दुराचार की बात करूं, चाहे उनके महिलाओं के शोषण की बात करूं, शारीरिक शोषण की बात करूं, तो 3,500 मामले दर्ज हुए कहीं न कहीं महिला दुराचार के मामले में।
आपको याद होगा पिछले कुछ दिन पूर्व राजधानी के जय स्तंभ चौक जो हृदय स्थल है, वहाँ पे एक कोंडागांव के व्यापारी जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनकी हत्या रात को 9 बजे सरेआम हो जाती है, लेकिन सरकार के पास उसका जवाब नहीं होता। गृह मंत्री लापता रहते हैं। पहली बार गृह मंत्री सदन में दिखे बात करते हुए ये टीएस सिंहदेव बाबा और के मामले में, अन्यथा गृह मंत्री को हम तो खोजने निकले थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री है कहाँ। बहुत अरसे बाद उनको पढ़ने, देखने, सुनने को मिला। आज छत्तीसगढ़ की जनता में त्राही त्राही है साहब कानून व्यवस्था को लेकर। शराबबंदी की बात इन्होंने कही थी अभिलाष जी, शराबबंदी तो नहीं कर पाए ये लोग, लेकिन शराबबंदी के मामले में हीला हवाला, कहीं न कहीं कोचियागिरी सरकार के द्वारा और सरकार पे बैठे लोगों के द्वारा गली मोहल्लों में कोचियों के माध्यम से अवैध शराब बेचने का काम, बिकवाने का काम लगातार हो रहा है। राजस्व बढ़ाने की दिशा में शराब ज़्यादा से ज़्यादा बेची जा रही है। सेस लगाया गया 600 करोड़ रुपए, 650 करोड़ रुपए सेस के रूप में शराब से मिले कोरोना को लेकर, लेकिन 650 करोड़ में 6 करोड़ भी इन्होंने कोरोना महामारी पे खर्च किया और ऐसा कहीं दिखता नहीं, और लगातार वो कर अभी भी वसूला जा रहा है। महंगी शराब, गली मोहल्लों में शराब, शराब माफिया प्रदेश में हावी। वहीं देखें तो अपराध माफिया बढ़ रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है सर। सुरेंद्र जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं सर। गृह मंत्री नदारद रहते हैं और पूरा डेटा निकाल कर रख दिया गया, 19,000 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अगर ये आंकड़ा सही है सर, तो महज 2.5 साल में छत्तीसगढ़ में 19,000 लोगों ने आत्महत्या की। क्या ये सिर्फ पारिवारिक विवादों की वजह से है या दूसरी दिक्कतें भी रहीं सर? सामूहिक हत्या 94 हो जाती हैं, बड़ा मामला होता है एक भी सामूहिक हत्या का होता है। तो आज हमने देखा जिस तरह से एक युवती को फेंकने की खबर आई है और उसको लेकर के सियासत हो रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए अभिलाष जी, आंकड़े जो सुब्रानी जी ने प्रस्तुत किए जी, उसकी पुष्टि मैं इसलिए नहीं करता कि मुझको इसके संबंध में ठीक से पता है नहीं कि आंकड़े सही है कि नहीं। ये आंकड़े उनको कहाँ से उपलब्ध हुए, इस बात की जानकारी मुझको नहीं है। दूसरी बात, वास्तविक में अगर आंकड़े प्रस्तुत करना है तो 2 तरह से आंकड़े प्रस्तुत करना था कि 2018 से पहले अपराध की क्या गति थी और आज अपराध की क्या गति। ये बात अलग है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के समय में अपराध बढ़ते थे, तो इसलिए हमारे राज्य में भी अपराध होना चाहिए, ये बात कतई उचित नहीं है। हमारी सरकार ये चाहती है कि यहाँ अपराध शून्य हो, मगर तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। और मगर मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद जो अपराध हुए हैं उस पर त्वरित कार्रवाई की है और अपराधी पकड़े गए हैं, उनको सजा दी। और निरंतर जहां तक प्रश्न है झीरम घाटी जो हुआ था, आपको याद होगा, झीरम घाटी से बड़ा अपराध तो कुछ हो नहीं सकता जिसमें कई नेता मारे गए थे और जिसका आज तक अता पता नहीं चल पाया। झलियामारी कांड हुआ था जिसमें छोटी छोटी बच्चियों के साथ कुत्सित प्रयास किया गया था कन्या छात्रावास में। यहाँ पर जो तमाम जो आंख की इलाज करने के लिए जाने वाले लोगों की आंखें निकाल ली गई थी और पुराने समय में स्मार्ट कार्ड का पैसा वसूल करने के लिए कुंवारी लड़कियों का गर्भाशय निकाल लिया गया था। ऐसी ऐसी घटनाएं इस छत्तीसगढ़ में घटी है। इस हिसाब से मैं ये तो बिल्कुल कतई नहीं कहूंगा कि अपराध होना अच्छी बात है, अपराध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हमारी सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि अपराध न्यूनतम हो, अपराध न हो तो अच्छी बात है। मगर इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि सरकार जब से बनी है तब से अपराध में नियंत्रण करने की पूरी कोशिश हो रही है, लगातार कोशिश हो रही है। जो अपराधी जो इन्होंने अपहरण किया वो भी पकड़े गए, जिन्होंने हत्या की वो भी पकड़े गए और जिन लोगों ने किसी तरह से गलत काम किया उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हुई और उनको जो समुचित दंड मिलना चाहिए वो दंड दिया गया है। ठीक है, इसमें सरकार पूरी तरह सफल। रवि जी, क्या ये ठीक है दलील कि कांग्रेस के समय में भी बहुत होते थे, हमारे समय में हो रहे हैं? हालांकि अच्छी बात है कि सुरेंद्र जी ने कहा कि वो ये तथ्य नहीं रखेंगे कि उस टाइम हो रहे थे तो हो रहे हैं, लेकिन किसके वक्त ज्यादा हो रहे थे कौन बताएगा? या तो हम आंकड़े लेकर आए, क्योंकि कोरोना काल में अगर एक सवा साल कोरोना काल में लोग घर में बैठे बैठे निकाल देते हैं और उसके बाद भी अपराधों के इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं, तो ये तो फिर छत्तीसगढ़ के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं लगता। रवि जी,
ठीक, आपका कहना सही है। छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता रहा है और यहाँ पर अपराध बढ़ रहे हैं। देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आबादी बढ़ रही है और आधुनिकीकरण के साथ ये समस्याएं आती है। लोगों को आज़ादी है घूमने फिरने खाने की, लेकिन जिस तरह से अपराध पिछले हुए, जैसे चरस के मामले पकड़ा है, अवैध गांजा के मामले पकड़ा है, सामूहिक हत्या हुई है, किडनैपिंग की घटनाएं हुई, पुलिस ने एक्शन लिया, किडनैप करने वाले पकड़े गए। तो सवाल ये है कि अपराध तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो नियंत्रण होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो कदम उठाना चाहिए पुलिस को, प्रशासन को, और इसमें शासन प्रशासन को दोनों को सक्रियता होनी चाहिए। जहां तक सवाल ये है कि जयस्तंभ चौक में दिन दहाड़े एक व्यापारी को चाकू मार दिया जाता है, तो इस तरह की घटनाओं के लिए पुलिस को ये दहशत कायम करना चाहिए। अपराधी डरें तो कहीं ना कहीं लगता है कि अपराधियों के मन में जो डर होना चाहिए वो डर नहीं हो पा रहा। ये काम पुलिस को करना चाहिए और प्रशासन को इसमें सख्ती बरतना चाहिए। जहां तक सवाल ये है कि 1.5 साल कोरोना काल में लोग रहे और उसके बाद अचानक बहुत सारी चीजें हुई। एक बात सामने ये भी आ रहा है कि बेरोजगारी के कारण लूटपाट और बहुत सारी चोरी की घटनाएं हो रही हैं, तो इसको नियंत्रित करने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। ठीक, जहां तक तुलना करना है किसके, अब 15 साल में तो लंबा पीरियड है और 2.5 साल कम है, तो इसका तुलनात्मक अध्ययन की बजाय ये करना चाहिए, अपराध कैसे कम हो इसमें विचार करना चाहिए। ठीक है, सुनरानी जी, क्या आपको लगता नहीं कि जब आप आंकड़े ये देते हैं तो जिस तरह से कह रहे हैं सुरेंद्र जी के पहले अपने वक्त के भी आंकड़े दिखा देते, अगर कोई आपके पास ऐसा डेटा हो जो आप बता सकें कि उस वक्त किस तरह का अपराध था और अब किस तरह का अपराध कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो बेहतर होगा दर्शकों के लिए। देखिए अभिलाष जी, ये जो मैंने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, कल ही गृह मंत्री जी ने लिखित उत्तर में विधानसभा में स्वीकार किया। मैंने वो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। अगर मुझे पहले से बता दिया जाता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 15 साल के आंकड़े मुझे देने, तो मैं निश्चित रूप से वो आंकड़े भी लेके बैठ सकता हूँ। आप कल रख दीजिए डिबेट, मैं पूरे सरकारी आंकड़े मतलब आप आश्वस्त हैं कि उस समय से ज्यादा अपराध अभी इस वक्त हो रहा है? 100% अपराध का गढ़ बन गया छत्तीसगढ़। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में अपराध नहीं होते थे, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कभी अपराध नहीं हुए साहब। न सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई 3,500 से ऊपर, 3700 की ऐसी महिला दुराचार की घटनाएं हैं साहब। 19,000 से अधिक लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए साहब प्रदेश में, और 94 सामूहिक हत्याओं का मामले दर्ज हुए। ये मेरा आंकड़ा नहीं है। नहीं, ये तो बहुत परेशान करने वाला आंकड़ा है। और ये आत्महत्या का आंकड़ा तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अगर ये विधानसभा में दिया गया है। मैं तो सुरेंद्र शर्मा जी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, मैं उनको बड़े अच्छे से जानता हूं। वे ले आए ना भाजपा सरकार के आंकड़े, मैं चुनौती देता हूं। अगर ना सुरेंद्र जी, अगर 19,000 छत्तीसगढ़िया लोगों ने कांग्रेस के शासन में आने के बाद आत्महत्या कर ली है सर, और ये डेटा आपने विधानसभा में दिया है, तो क्या आपको लगता नहीं कि बहुत चिंता की बात है? और ये आंकड़ा सही है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये दिया है जिस तरह से सुनरानी जी कह रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, न सिर्फ मेरे लिए, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश के लिए। अभिलाष जी, दरअसल में ये जो 19,000 के आंकड़े प्रस्तुत किए सुनरानी जी ने, इसीलिए मैंने कहा कि आंकड़े की सत्यता के संबंध में, क्योंकि मुझको भी यकीन नहीं होता कि छत्तीसगढ़ में पिछले 2.5 साल में 19,000 लोगों ने आत्महत्या की होती तो हाहाकार मच गया होता। या तो ये 1900 को 19,000 पढ़ रहे हैं, या कहीं न कहीं कुछ गलती है, ऐसा मुझको लगता है। निश्चित रूप से देखिए, इस बीच में तनाव का वातावरण रहा है। कोरोना के समय लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों की जिंदगी में कई किस्म की समस्याएं रही हैं, और पूरे देश में अगर देखा जाए तो आत्महत्या के आंकड़े बढ़ रहे हैं। उसके पीछे कारण वही है जो रवि भोई जी ने कहा कि जो भोगवाद की संस्कृति है और जो सहनशीलता का पाठ, जो संस्कार हमको सिखाया जाता है, उसमें बड़ी कमी आई है। पारिवारिक जो संस्कार है उस पर काम, अपराध के लिए बहुत कुछ हद तक घर के जो संस्कार है, शिक्षा है, इन सब चीजों का बड़ा योगदान होता है। पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन और न्यायालय कुछ हद तक अपराधों में नियंत्रण करते हैं, मगर वो अपराध घटित होने के बाद, मगर अपराधी प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए या आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए बहुत कुछ
मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से करने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से सरकार इस विषय में सोच भी रही। मगर मैं चूंकि आंकड़े देखा नहीं हूँ, मैं सुना नहीं हूँ, मैं दावे नहीं कर सकता, मगर मुझको ये 19,000 की आत्महत्या के आंकड़ों पर यकीन नहीं है, क्योंकि अगर ये आंकड़े सही होते तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा विषय हो जाता, और ये विषय चूंकि अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, इसलिए इस पर से फिर से एक बार इसको देखने की आवश्यकता है। ठीक है रवि जी, मैं ये जानना चाह रहा था, क्या शराब जो है जी, सुंदरानी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप प्लीज बोलिए। नहीं, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी कम से कम ये स्वीकार कर रहे हैं, अगर ये वास्तविक में ये आंकड़ा है तो बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी बात हो सकती है। निश्चित रूप से ये आंकड़े विधानसभा में प्रस्तुत किए हैं कल गृह मंत्री जी ने, और मैं तथ्यात्मक आधार पे कह रहा हूँ जो उन्होंने रिपोर्ट में कहा है। 94 लोगों की अगर सामूहिक हत्या की बात कही है तो मैंने उतने ही कहा है। दुराचार के मामले 3700 आए तो मैंने उतने ही कहा है। ये गृह मंत्री जी का 2.5 साल, जबकि दुराचार के मामले तो 1.5 साल के हैं 3700, और बाकी मामले 2.5 साल के हैं। 1 दिसंबर 2018 से शुरू होता है अध्याय, अभी तक के जो आंकड़े मैंने प्रस्तुत किए सुरेंद्र शर्मा जी, आप चाहें तो तथ्यात्मक रूप से पता लगा लें, आपको खुद शर्मिंदगी होगी आंकड़े देखने के बाद। ठीक है रवि जी, क्या आपको, मैं ये जानना चाह रहा था, ये आंकड़ों की सत्यता अब तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक बार इसे चेक कर लिया जाए, क्योंकि सरकार इस तरह के मामलों में कई बार टाइपो मिस्टेक कह करके भी माफ़ी मांगकर निकल सकती है, और अगर हो सकता है कि वो हो भी गई हो, स्वाभाविक चीज़ें हैं। लेकिन अभी हम उस पर ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं बात करेंगे क्योंकि उसको लेकर के अभी स्पष्ट स्थिति नहीं। लेकिन रवि जी, शराब की तस्करी को लेकर के बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। हम देख रहे हैं गांजा जिस तादाद में छत्तीसगढ़ में पकड़ा जा रहा है, उड़ीसा, आंध्रा और बाकी जगह से आता हुआ, वो वाकई में चौंकाने वाला है सर। क्विंटल का क्विंटल, टनों का टन गांजा पकड़ा जा रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ क्या वाकई में प्रवेश द्वार बन गया है? और इसको लेकर तो मैं करीब 18-20 साल से मैं भी छत्तीसगढ़ को कवर कर रहा हूँ। इस कदर, इस तादाद में गांजा वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ये कहाँ खपता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये छत्तीसगढ़ में पकड़ा जा रहा है तो ये भी चिंता का विषय होना चाहिए हमारे लिए। देखिए अभिलाष जी, 2 कारण है। पकड़ा जा रहा है तो पुलिस एक्शन भी ले रही है, पकड़ रही है, और पहले नहीं पकड़ा रही, ये भी हो सकता। लेकिन ये स्वाभाविक तौर से ये बात है कि छत्तीसगढ़ एक रास्ता बन गया है। उड़ीसा से, आंध्र से या झारखंड से गांजा आ रहा है, और ये यहाँ से ये खबरें आती कि यूपी और दूसरे राज्यों में जा रहे हैं जी। खासतौर से उड़ीसा बॉर्डर जो पड़ता है, वहां पे गांजा बहुत भारी मात्रा में पकड़ाते रहा है, और जो सवारी बसें हैं या गाड़ियां हैं उसमें लेके आने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये एक बड़ा नेक्सस बन गया है यहाँ छत्तीसगढ़ में गांजा सप्लाई का। तो उस पे सरकार को और पुलिस को कदम उठाना चाहिए, बॉर्डर पे, चेक पोस्ट पे, और सतर्कता बरतने की जरूरत है। दूसरी बात शराब की है। हम मध्यदेश की बात करें, मध्यदेश से भी यहाँ शराब आ रही, तो मध्यदेश में शराब निजी लोगों द्वारा बेचा जा रहा है, और पड़ोसी राज्य झारखंड या उड़ीसा में भी, तो वहां से सस्ती शराब लाके यहाँ बेचने की प्रक्रिया चल रही है। तो इस पे भी सरकार को लगाम लगाना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार को इसमें और कदम उठाने की जरूरत है। जो शराब की तस्करी हो रही है, हम एक तरफ बात करते हैं, शराबबंदी की बात करते हैं, और जो अवैध रूप से तस्करी हो रही है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की लेकिन इसमें दिखाई पड़ रही है। सुरेंद्र जी, क्या आप ये क्या करके पीठ ठोकने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये आज़ादी है आपके पास, कि हमारी सरकार में मामले ज़्यादा दर्ज होते हैं, हम लोग पकड़ रहे हैं इसलिए नज़र आ रहा है। पहले तो अपराध होते थे, उनके मामले ही FIR ही दर्ज नहीं होती थी, क्योंकि मध्य प्रदेश जब अपराधों में नंबर 1 हुआ था तो उस वक्त सरकार ने यही दलील दी थी। सरकार ने कहा था कि ना, हम अपराधों में नंबर 1 नहीं हुए हैं, हम FIR करने में नंबर 1 हुए हैं, इसलिए मामले ज़्यादा हैं। तो ये लिबर्टी आपके पास भी है सर, क्या आप इसे लेंगे? नहीं, लिबर्टी का प्रश्न नहीं है मिश्रा जी, बात सही जी। दरअसल में जैसे अभी भोई जी ने कहा कि गांजा जाने का रास्ता छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ में खपता नहीं है गांजा, मगर पहले छत्तीसगढ़ में गांजा पकड़ा नहीं था। या यहाँ पर ड्रग्स का जो कारोबार है कोई 1-2 दिन में चालू नहीं हुआ है जी। ड्रग्स का कारोबार काफी समय से चल रहा, मगर छत्तीसगढ़ की पुलिस ने रायपुर में पकड़ा भी और उस पर कार्रवाई की। मैं ये कह रहा हूँ कि दरअसल में इस विषय को एक बात समझ लीजिए कि अपराध किसी भी तरह का हो, तो अपराध को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह समझती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ की जो पुलिस है वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार पूरी तरह से मुस्तैदी काम करने का प्रयास करे।
मगर ये बात भी अपने आप में सही है कि कोई भी व्यक्ति किस तरह की बात सोच रहा है, किस तरह की घटना को अंजाम देने की सोच रहा है, इसको पूरी तरह से पहले से जान लेना या उसको रोक पाना संभव नहीं है। सर ये मगर चुनौतियां जहाँ तो तक सर सारी सरकारों के सामने है। हाँ, तो सारी सरकारों की तो पूरे देश की यही स्थिति है। मैं जो कह रहा हूँ कि पूरे देश की यही स्थिति है, बल्कि ये समझ लीजिए कि पूरे विश्व की यही स्थिति। दरअसल में अब वो आज का विषय नहीं है, उस विषय पे जाऊंगा तो विषयांतर हो जाएगा। ये मनुष्य के अंदर जो सांस्कारिक जो व्यवस्था होती है, जो पाप से डरता है, जो अपराध से डरता है, मन में जो भय पैदा होता है कि पाप पुण्य होता है, इन सारी चीजों को जिस तरह से खारिज किया जा रहा है और समाज ये समाज में इस तरह की शिक्षा मिल रही है कि ये भोगो जिंदगी भोग करने के लिए किसी तरह से कुछ भी चीज हासिल करो और सारी वस्तुएं आप अपने अधीन करने की इस चेष्टा में जो है जो नौजवान है वो बहक जाते हैं और अपराध की दिशा में सुंदरानी जी अपराध तो हो जाते हैं, उसके बाद पुलिस का काम जो है वो कर रही है पुलिस, और कुछ लोगों की संस्कार हैं, उनकी परवरिश का नतीजा भी है कि अपराध हो रहे हैं। सरकार जो कर सकती है वो कर रही है। आप संतुष्ट हैं इस जवाब से? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। सरकार फिर किस लिए जरूरत है? पुलिस को ही फिर सौंप देना चाहिए शासन। फिर मंत्रियों की आवश्यकता क्या है? विधानसभा की आवश्यकता क्या है? विधायकों की आवश्यकता क्या है? इतना खर्च फिर करके चुनाव क्यों होने चाहिए? प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासन को दे देना चाहिए, वही संभालेंगे। सरकार अगर जिम्मेदारी से पल्लो झाड़ देगी और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जिस बेटी का बलात्कार होता है, क्या पुलिस उनके अपराधियों को पकड़ ले? उस बेटी को अपना जो उसकी क्षति होती है उसको कोई लौटा सकता है क्या? किसी के माँ बेटे का बच्चा कोई हत्या का शिकार हो जाता है, उस घर में जो स्थिति निर्मित होती है, बेरोजगार हो जाता है परिवार, क्या वो क्षण लौटा सकती है क्या? पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, पुलिस कार्रवाई करती है, हर शासन में करती है। कोई भूपेश बघेल जी के शासन में कार्रवाई कर रही है ऐसा नहीं है, सभी सरकारों में करती, लेकिन जवाबदेही तो सरकार की बनती है ना। माहौल तो सरकार को बनाना है ना। जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में हो गई है, नशे का गढ़ बन गया, अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ बन गया है, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? अगर 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तो 2.5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार जिम्मेदार होगी ना। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि डीजीपी जिम्मेदार है या एसपी जिम्मेदार है। बिल्कुल ठीक है रवि जी। अब जो भी अपराध कम है ज्यादा है अलग है, लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी सीधे सरकार पर आनी चाहिए और सरकार को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि जो भी अपराध हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, या फिर सामाजिक ताना बाना, कोरोना काल की मजबूरियां, संस्कारों की दुहाई, ये तमाम शील्ड हैं सरकार के पास और ये इस्तेमाल होती आई हैं और होती रहेंगी? देखिए, प्रजातंत्र में सरकार जिम्मेदार है। सरकार अपराध रोकने के लिए पूरे उसके ऊपर आता है, वो कंट्रोल करे, पुलिस का कैसे इस्तेमाल करे, सामाजिक परिस्थितियों को कैसे बदला करे, उसके लिए क्या अभियान चलाए, जन जागृति चलाए, ये सब सरकार को काम करने की जरूरत होती है, चाहे किसी की भी सरकार हो। और सीधे तौर से सरकार होती, क्योंकि अच्छा काम होता है तो सरकार उसका श्रेय लेती है और बुरे काम होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी होती है। इसलिए सरकार आती जाती है, जनता सरकार बदलती है अच्छे काम नहीं होने पर। तो स्वाभाविक तौर से यदि गलत काम होते हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं, सजा नहीं मिल रही है और पुलिस कहीं ढिलाई बरतती है, तो उसके लिए सरकार को ही जिम्मेदार माना जाएगा। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, अंतिम में 20 सेकंड का आपसे सिर्फ जवाब चाहूंगा, बस 20 सेकंड हमारे पास। क्या आपको लगता है कि ये जो आंकड़े हैं, सामूहिक हत्या के 94, आत्महत्या के कथित तौर पर 19,000, रेप के 1.5 साल में 3700, ये जो आंकड़े हैं ये सरकार को संवेदनशील बनाने के लिए, उसकी संवेदनशीलता दिखाने के लिए काफ़ी है और यहाँ पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है अभी कांग्रेस की तरफ से? इधर बहुत ध्यान देना होगा हमें। निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है, उनका सरकार की जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर रहा हूँ और सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अपराध को नियंत्रित करने के लिए, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार जो है पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और मैं यही कह रहा हूँ, बहस का विषय नहीं है, जो अपराध हुए हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है, आगे भी कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आप अपराध करके बच नहीं सकते, बेहतर होगा कि अपराध से ही बचाओ। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमरानी जी, और रवि भोई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। तो छत्तीसगढ़ क्या शांति के टापू से अब अपराधगढ़ बनता जा रहा है, इसे लेकर के बीजेपी हमलावर है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम जो बेहतर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता को क्या लगता है, क्या पुराना यानी कि रमन शासन में जो छत्तीसगढ़ था वो ज्यादा शांत था, या इस वक्त बघेल सरकार में जो छत्तीसगढ़ है वो ज्यादा अमन और सुकून में जी रहा है। जनता तय करेगी कौन सच्चा कौन झूठा। फिलहाल आपकी बात में बस इतना ही।